हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। खत्री मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्सपोनेंशियल के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी जब मैं आपको लॉगरिथम बता रहा था तो उसमें हमने दिया था। उसी एक्सपोनेंशियल के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, वो देखने में कैसा लगता है। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है y = a⁴ फॉर्म का होता है, ठीक है ना। इस फॉर्म के जितने भी एक्सप्रेशन होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएंगे, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है कि आपका a > 0 होना चाहिए और a आपका ≠ 1 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका कंडीशन है, ये कंडीशन आपका फुलफिल होना चाहिए, तभी ये आपका y = a⁴ आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब मैं आपको लॉगरिथम बता रहा था तो लॉगरिथम बताया था कि अगर y = a⁴ है, ठीक है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो अगर हम इसी को लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log y बेस का a = x, ठीक है। ठीक है, कैसे हो रहा है उसके लिए आप लॉगरिथम का कंप्लीट अब डिस्कशन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने काफ़ी डिटेल्स में लॉगरिथम आपको बताया है। तो y = a⁴x है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको अगर हम लॉगरिथम में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका log y बेस a = x हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर कोई लॉगरिथम है तो हम उसको इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो जब लॉगरिथम बताया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो आपका log y बेस a है, ठीक है, उसमें आपका y हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। a आपका क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए और a आपका कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से क्या हो जाता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है एक्सप्रेशन में, उन सारे के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था। तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर भी वही है। अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या इसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो देखिए y = a⁴x है, तो यहाँ पर भी आपका वही कंडीशन रहेगा। क्या रहेगा? आपका a पॉजिटिव होना चाहिए और a ≠ 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका लॉग वाला कंडीशन था वही कंडीशन आपका यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि लॉग से आप एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल से लॉग में जा सकते हैं, तो आपका कंडीशन सेम रहेगा। बात को समझ रहे हैं? फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो y = a⁴x है, अगर आप a = 1 रखिएगा, अगर a = 1 रखिएगा तो 1⁴x x की वैल्यू कुछ भी रखिए हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो वो तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, y = 1 आएगा, हर केसेस में y = 1 आएगा। वो तो एक बिल्कुल फिक्स जैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो फिर वो फंक्शन रह नहीं पाएगा, इसलिए हम 1 का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। a की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि अगर a की वैल्यू निगेटिव होगी, अगर a की वैल्यू निगेटिव होगी तो कुछ के लिए ये डिफाइन होगा और कुछ के लिए डिफाइन नहीं होगा। जैसे अगर हम बोले y हम ले लें a की वैल्यू ले लें -1, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? अगर हम a की वैल्यू ले लें -1, ठीक है, तो y = -1⁴, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 1/2 लें तो ये क्या हो जाएगा, √-1। और क्या √-1 डिफाइन होता है क्या? ये कभी भी डिफाइन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि √-1 एक आपका इमेजिनरी नंबर होता है। ये कैसा होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, ये कभी भी डिफाइन नहीं होता है। हाँ, अगर a = -1 ले लूँ और x⁴ ले लूँ, x की वैल्यू 1/3 ले लूँ, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम a की वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो कुछ वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, कुछ वैल्यू के लिए डिफाइन है, तब तो वो उसको हम जनरल फॉर्म में तो नहीं बोल सकते हैं। हम जनरल फॉर्म में हम उसी को बोल सकते हैं जो हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो निगेटिव a की वैल्यू रखने पर कुछ के लिए डिफाइंड है, कुछ के लिए डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम वो केसेस को हटा देते हैं और हम क्या लेके चलते हैं, a > 0। बात समझ में आया? तो आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y = a⁴x जैसा फॉर्म का होता है, जिसमें a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a ≠ 1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। एक तो मैंने आपको इधर से कर दिया, एक आपको लॉग के
तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इसको ऐसा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरली लोगों में क्या कन्फ्यूजन होता है कि y इक्वल टू ए टू दी वाई इक्वल टू, उनके दिमाग में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब मैं बात बोलता हूँ तो उनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि y इक्वल टू ए टू दी पावर x, यही हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नहीं, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इस फॉर्म में से वो एक पार्ट है, मतलब कि a टू द पावर x जैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही एक पार्ट आपका y इक्वल टू ए टू द पावर x है। ठीक है, उनको लगता है कि y इक्वल टू e टू द पावर x को ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, उसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है, y इक्वल टू ए टू द पावर अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन वो इसका पार्ट है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आप a की वैल्यू 2 ले ले तो 2 टू द पावर x, ये भी आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। a की वैल्यू अगर आप 3 ले लें तो 3 टू द पावर x, वो भी आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y इक्वल टू ए टू द पावर x, ये भी आपका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि y इक्वल टू ए टू द पावर x फॉर्म का जितने भी सारे एक्सप्रेशन बनेंगे वो सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये दिमाग में मत रखिएगा कि सिर्फ y इक्वल टू e टू द पावर x को ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ये आप दिमाग में मत रखिएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन वो ये क्या है, ये इसका एक पार्ट है। ठीक है, इसके जैसा बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, e टू द पावर x, ये सारे के सारे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि y इक्वल टू ए टू द पावर x क्या होता है, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। उसमें आपका a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और a आपका नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी बात, अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। तो जिस तरह से हम y इक्वल टू ए टू द पावर x, y इक्वल टू ए टू द पावर x को हम लॉग में चेंज कर सकते हैं, और जब हम लॉग में चेंज करते हैं तो लॉग में जब मैंने आपको ग्राफ बताया था तो लॉग में 2 तरह की ग्राफ हमने आपको बताया था। जब बेस की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, जब बेस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 था तब मैंने बताया था कि लॉग का एक्सप्रेशन ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। और जब a की वैल्यू अगर आपका 0 से 1 के बीच में था तो लॉग का ग्राफ कैसा होता है, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, मैंने बताया था। तो चूंकि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है और लॉग फंक्शन एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू ए टू द पावर x है, उसका भी 2 टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, पहला ग्राफ होता है जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा होता है जब आपका बेस मतलब a आपका 0 से 1 के बीच में हो। तो जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 हो, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तब आपका जो इसका ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा, तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से होगा। बात समझ में आ रहा है, वो आपका क्या होगा, इस तरह से आपका ग्राफ होगा। ये हो गया आपका x डैश 0 y, और ये हो गया आपका y डैश। बात समझ में आ रहा है, जब आपका a आपका ग्रेटर देन 1 हो तो आपका कैसा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, आपका y इक्वल टू ए टू द पावर x आपका ऐसा होगा ग्राफ। बात समझ में आ रहा है, लेकिन इसे मैं थोड़ा साइड में बना लेता हूँ। y इक्वल टू a ग्रेटर देन 1 हो तो y इक्वल टू x डैश y डैश, ये 0, आपका a टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा, तो ये आपका हो गया a टू द पावर x का ग्राफ। बात समझ में आया, जब आपका बेस, जब y इक्वल टू ए टू द पावर x में जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो आपका y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ कैसा होगा, तो ये आपका बिल्कुल इंक्रीजिंग एक ग्राफ होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जब आप x इक्वल टू 0 लीजिएगा तो y की वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, तो ये वाला आपका 0 1 होगा। ठीक है ना। दूसरी बात, जब आपका a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, जब आपका a की वैल्यू क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो, तब जो आपका ग्राफ होगा वो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये आपका
आपका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये आपका y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ होगा, ये आपका 0 और 1 होगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। जब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ध्यान से समझिएगा, जब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब आपका बेस जो है a है, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। और जब आपका बेस a जो है 0 से 1 के बीच में हो तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा जो इस तरह से बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इस तरह से बनेगा। आप चाहें तो इसको आप ड्रा करके भी देख सकते हैं, ये काम मैंने आपको खुद के लिए दिया है, आप खुद से एक बार ड्रा करके चेक कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप y इक्वल टू ए टू द पावर x है, ध्यान से समझिएगा, y इक्वल टू ए टू द पावर x है। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो मैं क्या करता हूँ कि a की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 2, तो a की वैल्यू हो गया 2, तो अगर a की वैल्यू मैंने 2 मान लिया तो y इक्वल टू 2 टू द पावर x। बात समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू लूंगा, y निकालूंगा, तो मैं x की वैल्यू मान लो 0 ले लिया तो 2 टू द 0, y की वैल्यू 1 आ गया, तो एक पॉइंट आपका 0 1 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लिया तो y की वैल्यू 2 हो गया, अगर x की वैल्यू 2 ले लिया तो y की वैल्यू 4 हो गया। इस तरह से हमें बहुत सारे पॉइंट मिले, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर प्लॉट करूँगा और प्लॉट करके जब ज्वाइन करूँगा तो आपका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो चूंकि एक बहुत सिंपल सा ग्राफ है तो आप इसको खुद से भी ड्रा करके देख सकते हैं। अदरवाइज आप बस ध्यान रखिए कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें अगर आपका बेस, इसको बेस ही तो कहते हैं, अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 हो तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट से क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर 0 1 से क्रॉस करेगा। जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है। और जब आपकी बेस की वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच में होगा तो आपका ग्राफ कुछ डिक्रीजिंग आएगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसा होगा। क्यों होगा, आप a की वैल्यू 1/2 ले लीजिए, 2 लेकर आप उसको फिर उसका x की वैल्यू डिफरेंट लीजिए, फिर वहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और फिर वहाँ से इसको पॉइंट को प्लॉट करके ग्राफ को ड्रा कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बहुत सिंपल सा है, इसलिए मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है वो आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हमने लॉग में भी आपको डिस्कस किया था, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए आपका पॉइंट x1 है और यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए x2 है, ठीक है ना। तो x1 से बड़ा है x2, यस या नो, है ना। तो x1 से बड़ा x2 है तो x1 के कोरस्पॉन्डिंग जब हम y की वैल्यू लेंगे और जब हम x2 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेंगे तो x1 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगा, a टू द पावर x1 आएगा, ठीक है। और x2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, a टू द पावर x2 आएगा। तो अगर x1 बड़ा है x2 से, x1 से बड़ा है x2 तो आपका a टू द पावर x1 से बड़ा हो जाएगा a टू द पावर x2। बात समझ में आया। इंक्रीजिंग मतलब होता है कि अगर x1 इंक्रीज कर रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y1 भी इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो हमने अगर कोई दो x1 की वैल्यू ली, x1 और x2, x1 इज लेस देन x2, तो अगर हम उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेंगे तो वो भी आपका a टू द पावर x1 इज लेस देन a टू द पावर x2 होगा, ठीक है। ये कहता है इंक्रीजिंग फंक्शन कि अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम x1 की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो a टू द पावर x1 भी से बड़ा हो जाएगा a टू द पावर x2। या अगर हम कन्वर्स के रूप में बात करें कि अगर a टू द पावर x1 से बड़ा है a टू द पावर x2, दिस इम्प्लाइज x1 लेस देन x2। बात समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने लॉगरिथम में भी इस तरह का बताया था, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर x1 लेस देन x2 है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a टू द पावर x1 से बड़ा है a टू द पावर x2। हम इस केस में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ जब आपका a ग्रेटर देन 1 होता, ठीक है। या फिर अगर मैं ये बोलूँ x1 इज ग्रेटर देन x2 तो दिस इम्प्लाइज a टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x2, ठीक है ना। अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग a टू द पावर x1 भी ग्रेटर होगा a टू द पावर x2 से। या फिर अगर ऐसा हो तो आपका ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है, ये बात यहाँ पर हुई। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन कि x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बट
जब आपकी वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच में होगा, जब आपकी बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग बनेगा। डिक्रीजिंग कहने के मतलब कि अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू ले, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आपका x1 है, आपका ये x2 है, ठीक है ना, तो x1 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग ये आपका y1 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, y2 है। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसा लेते हैं x1 इज ग्रेटर देन x2, बात समझ में आ रहा है, x1 से बड़ा है आपका x2, लेकिन यहाँ पर आप इसके करस्पॉन्डिंग जब y की वैल्यू लेंगे तो आपका ये छोटा है, x1 छोटा है x2 से, लेकिन जब उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेंगे तो a टू द पावर x1 बड़ा हो जाएगा, a टू द पावर x2 छोटा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 लेस देन x2 है, दिस इम्प्लाइज a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2। बात समझ में आया? अगर x1 इज लेस देन x2 है, दिस इम्प्लाइज a टू द पावर x1 इज ग्रेटर देन a टू द पावर x2। मतलब कि अगर जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वहां पर आपका साइन चेंज हो जाता है, x1 इंक्रीज करेगा, अगर x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, या फिर y डिक्रीज करेगा तो x इंक्रीज करेगा। देखिए x आपका इंक्रीज कर रहा है तो y आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर अगर y यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो x क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। सिंपल सी यही वाली बात है। अगर हम यहाँ पर ऐसा रहे, अगर x1 इज, इफ अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 हो, ठीक है, इफ अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है, अगर ऐसा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आपका चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों में यही फर्क है कि जो आपका ये वाला वैल्यू है, इसमें अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज करेगा, या फिर y इंक्रीज करेगा तो x भी इंक्रीज करेगा। मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 होता है, जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो वहाँ पर आपका इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। x इंक्रीज y इंक्रीज, x डिक्रीज y डिक्रीज, मतलब इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जब आपका बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है। x इंक्रीज कर रहा है तो x इंक्रीज कर रहा है तो y आपका डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस पर बेस्ड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये वाली बात हो गई, ठीक है, ये तो बात ऐसी हो गई, ठीक है। दूसरी बात, जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ में हम ग्राफ को देखकर हम बहुत ही इजीली हम उसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डोमेन क्या होता है, ग्राफ का एक्स एक्सिस पर एक्सपेंशन कहलाता है डोमेन, ग्राफ का एक्स एक्सिस पर एक्सपेंशन कहलाता है डोमेन, और ग्राफ का वाई एक्सिस पर एक्सपेंशन कहलाता है रेंज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका देखिए इस ग्राफ में एक्स एक्सिस का एक्सपेंशन कहाँ तक है, तो -∞ से लेके +∞ तक है, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब ये कहते हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस का एक्सपेंशन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लीजिए तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिलना चाहिए। इसी का मतलब होता है कि वो यहाँ पर एक्स एक्सिस का एक्सपेंशन लाई कर रहा है। तो आप देखिए कि आप जो है एक्स एक्सिस पर -∞ से +∞ के बीच में आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका y की वैल्यू मिलेगा। आप चाहे इसमें आइए चाहे इसमें आइए, आप x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब है कि इस ग्राफ का, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ का डोमेन कितना होता है, तो डोमेन होता है आपका -∞ से लेकर +∞ तक, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी लीजिए, x की वैल्यू कुछ भी लीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब है कि उस ग्राफ का x एक्सिस पर एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो -∞ से +∞ तक है, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से +∞ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका रेंज के बारे में बात करेंगे, अगर हम इस ग्राफ की, दोनों ग्राफ की बात करें, ठीक है, दोनों ग्राफ का रेंज भी सेम होगा। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्राफ का वाई एक्सिस पर एक्सपेंशन कहाँ तक है। तो देखिए वाई एक्सिस पर इस ग्राफ के एक्सपेंशन निगेटिव साइड में तो नहीं है, ठीक है, निगेटिव साइड में कहीं ग्राफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। वाई एक्सिस का एक्सपेंशन ऊपर में है, ऊपर में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए तो इसके करस्पॉन्डिंग एक आपका पॉइंट मिल जाएगा। आप यहाँ पर ले लीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो y एक्सिस पर
इस ग्राफ का एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। बात समझ में आ रहा है, 0 पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका x इक्वल टू 0 पर, अगर x इक्वल टू 0 लीजिएगा, x इक्वल टू 0 लीजिएगा तो x इक्वल टू 0 लेने पर y क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना। तो आपका 0 पर आपका एक्सपेंशन नहीं है। इस ग्राफ को देखकर आप क्या बोल सकते हैं कि इसका रेंज कितना होगा, तो रेंज होगा 0 टू इन्फिनिटी। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा, फाइनली मैंने ये सीखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, इसके कंडीशन ये होते हैं। हम y इक्वल टू a⁴x को जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में मानते हैं वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन जनरल फॉर्म क्या है, तो आपका ये है। बात समझ में आ रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, दो तरीके का उसका ग्राफ होता है। जब आपका ये पॉजिटिव होता है तो ऐसा, जब निगेटिव ए की वैल्यू 0 से 1 होता है तो आपका ऐसा होता है, ठीक है। जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो ऐसा ग्राफ होता है। अब ए की वैल्यू 0 से 1 होता है तो ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। जब a इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता है तो एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, y इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब कि अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अगर आपका a की वैल्यू 0 से 1 होगा तो वो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, मतलब x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज करता है, तो उसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका ग्राफ, फिर ये हो गया आपका डोमेन एंड रेंज। तो आई होप कि मैंने जो इतने सारी चीज़ें बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा कैसी होती है, रेंज मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है और कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको दिखता है कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप मान के चलिए क्या होता ही है, वो हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये था आपका कुछ कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। ये आपका था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ कंप्लीट आपका डिस्कशन था, ठीक है। इतना ही आपको जानना है। अगर इतना आप जानते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। हम एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आपको मैंने जो कुछ भी बताया है उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक दो मैं क्वेश्चन अब करवाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। एक क्वेश्चन कीजिए, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं या सिग्नम फंक्शन पढ़ रहे हैं या आगे मैं कुछ और भी फंक्शन बताऊंगा, सारा का मेनली यूज कहाँ पर है, तो सारा का जो मेन यूज है ना वो आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सोल्व करने में यूज है, ठीक है। जब आप डोमेन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसी भी फंक्शन का जब डोमेन निकालते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक्चुअली में इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ उसमें मेनली आपका जो क्वेश्चन अराइज होता है वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ही अराइज होता है, ठीक है। तो उस बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और ये बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि y इक्वल टू a⁴x है। जब x की वैल्यू 0 रखें, ठीक है, अगर मान लीजिए आप a की वैल्यू 2 मान लीजिए, मतलब y की वैल्यू 2⁴x, ठीक है ना। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या दिया, 1। x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू क्या दिया, 2। x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू क्या दिया, 4। x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू क्या दिया, y की वैल्यू 8 दिया। x की वैल्यू 4 रखें तो y की वैल्यू क्या दिया, 16 दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत में तो 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, यहाँ पर आपका 1 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर डायरेक्ट 12 का गैप है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और एक बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है, ठीक है। जिस तरह से अभी हमारा कोरोना वायरस फैला हुआ है तो वो जो हमारा ग्रोथ हो रहा है ना वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। मतलब कि दिन बहुत धीरे धीरे क्रॉस हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ जो आपका पेशेंट है उनका ग्रोथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये जब मैं x की वैल्यू ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका मतलब कहना मतलब ये मैं चाह रहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका जो ग्रोथ होता है बहुत तेज़ी से होता है। आपका x की वैल्यू अगर आप 4 लिए हैं तो y की वैल्यू क्या हो गया, 16 हो गया। अगर y इक्वल टू 2⁴x है, अगर मैं x की वैल्यू 10 ले लूँ
x की वैल्यू 10 लूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 10 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 1024 हो जा रहा है। अगर x की वैल्यू 11 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2048 हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि x कितना स्मॉल इंक्रीज कर रहा है, 8 9 10 11 इंक्रीज कर रहा है, लेकिन y कितना तेज़ी से आपका ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। जैसे अभी आपका कोरोना वायरस का चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो उसमें आपका नंबर ऑफ डे बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, 5 जुलाई 6 जुलाई 7 जुलाई ऐसे हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस डायरेक्ट आपका 30,000 35,000 इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अगर आप उसका देखिएगा, ग्राफ देखिएगा, तो आपका ग्राफ बिल्कुल इस तरह का दिखेगा, आपका बिल्कुल इस तरह का ग्राफ दिखेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अब हम इसके बारे में एक दो क्वेश्चन करेंगे और उसको काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सोल्व फॉर x, सोल्व फॉर x 27 to the power 2x minus 1 is greater than 3 to the power 3x upon 2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, 27 to the power 2x minus 1 is greater than 3 to the power 3 to the power 3x upon 2, ये आपका क्वेश्चन है। आपको सोल्व क्या करना है, x की वैल्यू सोल्व करना है। तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले दोनों का बेस सेम कीजिए। तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 3 2x minus 1 is greater than 3 to the power 3x upon 2, आराम से लिख सकते हैं इसको। ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस का 3 ग्रेटर देन 3 to the power 3x upon 2। बात समझ में आया। अब देखिए आपका बेस क्या है, बेस आपका क्या है, बेस आपका ग्रेटर देन 1 है। तो मैंने अभी आपको बताया था, अभी जस्ट इसके पीछे बताया था कि अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 हो, अब अगर x1 ग्रेटर देन x2 हो तो आप क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2 लिख सकते हैं। या फिर अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 हो, अब अगर आपका दिया हुआ है a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2, तो आप क्या लिख सकते हैं, x1 इज ग्रेटर देन x2 लिख सकते हैं। ये मैंने अभी आपको जस्ट प्रीवियस बताया है, ठीक है। तो आपका बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 3 है ना, तो ग्रेटर देन 1 है। तो अगर दिस इज ग्रेटर देन दिस है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 6x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 3x अपॉन 2, जस्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 आपका पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया आपका 12x माइनस का 6 ग्रेटर देन 3x हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12x। अब ये अगर आप एकदम इसको आप इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, ये 9x माइनस का 6 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 6 अपॉन 9, मतलब कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 अपॉन 3। अब अगर 2 अपॉन 3 से x की वैल्यू ग्रेटर होगा, मतलब x की वैल्यू क्या है, 2/3 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और दिस इज द आंसर। बहुत ज़्यादा सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप देखिए आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोल्व फॉर x
आपका क्या है, मॉड 2 टू द पावर x माइनस का 1 इज ग्रेटर देन मॉड 2x माइनस का 4, ठीक है ना। इसको आप सोल्व कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह से ये मॉडुलस का भी क्वेश्चन है और एक तरह से देखें तो आपका एक्सपोनेंशियल का भी क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं मॉडुलस में अगर मैं इसको डिस्कस करता तो उस समय आपको एक्सपोनेंशियल के बारे में आपको पता नहीं था, तो आप थोड़ा मुश्किल होता बनाने में। अभी आपको मॉडुलस भी आते हैं और आपको एक्सपोनेंशियल भी आता है, तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि ये वाला वैल्यू कहाँ पर जीरो हो रहा है। तो ये वाला वैल्यू कहाँ पर जीरो होगा, देखिए तो ये वाला वैल्यू होगा आपका जीरो, x इक्वल टू जीरो पर होगा। x इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमारा 2 आया, ठीक है ना। जब भी हम मॉडुलस का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, एक आया 0 और एक आया 2। क्रिटिकल पॉइंट मतलब होता है कि वो पॉइंट x की वो वैल्यू जहां पर ये पूरा का पूरा मॉडुलस फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 0 देगा, मतलब x इक्वल टू 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 जैसे ही रखेंगे 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 हमारा दो क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है ना। अब हम बड़ा आसानी से सोल्व कर देंगे। ये हमारा 3 केस बनेगा, ठीक है ना। ये अगर मेरा नंबर लाइन है, ठीक है, और ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 2, तो हमारा 3 केस बनेगा। मैं यहीं पर सब डिस्कस कर ले रहा हूँ। एक केस बनेगा आपका क्या बनेगा, जब x इज लेस देन 0 हो, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, ठीक है ना। x की वैल्यू लेस देन 0, y की वैल्यू 0 से बड़ा 2 से छोटा, और यहाँ पर तीसरा केस बनेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यही बनेगा, 3 केस बनेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं एक एक करके सबको डिस्कस कर लूँगा। अब देखिए, अगर x की वैल्यू 0 से छोटा होगा, अगर x की वैल्यू 0 से छोटा होगा, बात समझ रहे हैं, तो ये वाला वैल्यू तो निगेटिव देगा। करके देख लो, x इक्वल टू आप कुछ -1 ले लो, ये 1/2 आ जाएगा, ये निगेटिव देगा। और ये भी क्या देगा आपका, निगेटिव देगा। अगर ये निगेटिव देगा तो कैसे ओपन होगा, तो ध्यान से देखिएगा, -2 टू द पावर x माइनस 1 एक ग्रेटर देन -2 टू द पावर x माइनस 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मॉडुलस, ठीक है। अगर आपको मॉडुलस नहीं आएगा तो सच में बोलिए तो ये आपका एक्सपोनेंशियल का तो क्वेश्चन है ही, साथ ही साथ आपका ये मॉडुलस का भी क्वेश्चन है। अगर आपको मॉडुलस के बारे में पता नहीं है तो भी आपको सोल्व नहीं होगा, अगर एक्सपोनेंशियल के बारे में पता नहीं है तो भी आपको सोल्व नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर, मैं अभी तक जो कुछ भी यूज कर रहा हूँ सारा मॉडुलस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल का यूज होगा। अब देखिए, अगर अगर x निगेटिव होगा तो ये वाला वैल्यू क्या देगा, निगेटिव। और जब निगेटिव देगा तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। अगर x निगेटिव, ये भी निगेटिव देगा तो ये आपका माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हो गया -2 टू द पावर x प्लस का 1 ग्रेटर देन -2 टू द पावर x प्लस का 4। ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या आ गया, 1 इज ग्रेटर देन 4। क्या ऐसा होता है क्या, 1 इज ग्रेटर देन 4 होता है क्या, नहीं होता है, कभी नहीं होता है। इसका मतलब कि x इज लेस देन 0 के लिए ऐसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। x इज लेस देन 0 होगा तो कभी भी ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। इसका मतलब कि यहाँ से मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। क्यों भाई, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 4 कभी होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो, अगर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो तो 0 से 2 कहने का मतलब कि अगर 0 रहेगा तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 मतलब 0 आएगा, ठीक है। अगर 0 से बड़ा रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 1 रखेंगे तो 1 आएगा, मतलब कि ये वाला पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये वाला कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है ना। आप x इक्वल टू 1 रखिएगा तो 2 आएगा, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2 मतलब कि निगेटिव आएगा। तो ये वाला केस में
ये वाला तो पॉजिटिव आएगा, 2 टू द पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन, लेकिन ये वाला निगेटिव आएगा, तो इसको माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, ठीक है ना। अब माइनस साइन के साथ करेंगे तो ये हो गया 2 टू द पावर x, ये वाला माइनस इधर आएगा तो 2 टू द पावर x, ये हो गया प्लस का 4, अब ये हो गया प्लस का 1, तो ये हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 5 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ से आपका 2 टू द पावर x क्या होगा, 5/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, तो x की वैल्यू आ गया log 5/2 बेस का 2। बात समझ में आया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आया हमारा, x की वैल्यू आ गया x इज ग्रेटर देन log 5/2 बेस का 2। ये मैं कैसे किया आप आसानी से कर सकते हैं, log आपको मैंने बता दिया है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए ध्यान से कि हमने जब x की वैल्यू 0 से 2 लेके चला तो हमारा आया x इज ग्रेटर देन log 5/2 बेस का 2। तो अब ये दोनों में से जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, ये दोनों में से जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसा नहीं है हमने अगर इसको ये माना है, ये मान के जब मैं x की वैल्यू सोल्व कर रहा हूँ तो ये दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, जो हमारा कॉमन आंसर होगा वही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला, अब यहाँ से मुझे देखना है, तो अब इसके लिए मैं थोड़ा सा साइड में जाकर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए इसका क्या होगा, इसको जब मैं कॉमन निकालूंगा तो एक तो आपका बोल रहा है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेकर 2 तक होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका 0 से लेकर 2 तक हो गया। बात समझ में आ रहा है, ये आपका हो गया 0 से लेकर 2 तक हो गया। दूसरा आपका बोल रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन log 5/2 बेस 2। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू होगी क्या, log 5/2 बेस का 2, इसका वैल्यू क्या होगा सबसे पहले तुम ये जाने, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक आइडिया जरूर बता सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, ठीक है। log 5/2 होता क्या है, 2.5, ठीक है। तो अगर हम इधर ले लें log 2 बेस का 2, अब इधर ले लें log 4 बेस का 2, ठीक है ना। ये आपका 2 है, ये आपका 2.5 है, ये आपका 4 है, ठीक है। log 2 बेस 2 इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा आपका 1 होगा। log 4 बेस 2 इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। log 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 2, तो log 2 बेस 2 की वैल्यू कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो log 5/2 की जो वैल्यू है, log 5/2 बेस 2 की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी, तो वो आपका 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। log 5/2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, तो आपका 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये है कि log 5/2 जो है, अगर ये मान लीजिए 1 है तो कहीं ना कहीं यहीं पर आपका log 5/2 होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन log 5/2, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक होगा, इधर होगा। तो ये दोनों में कॉमन क्या आया, तो कॉमन क्या आया आपका, आया यहाँ से कॉमन log 5/2 से लेकर 2 तक आया। बात समझ में आया, log 5/2 से लेकर 2 तक आया। तो यहाँ से हमारा कॉमन आया, यहाँ से हमारा जो कॉमन आया आपका, इसका कॉमन को हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ से जो मेरा कॉमन आया वो आया x इज एलिमेंट ऑफ, ये आया आपका log ये क्या होगा, log 5/2 बेस का 2 से लेकर 2 तक। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा कभी ऊपर कभी इधर लिख रहा हूँ। आप मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। स्पेस की थोड़ी कमी है तो कभी मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कभी मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मुझे एक ही ब्लैक बोर्ड में अगर मुझे सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो स्पेस को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जब 0 से 2 हो तो वहाँ से x ग्रेटर देन क्या आ गया, log 5/2 बेस का 2। तो ये दोनों में जो कॉमन आंसर होगा वही तो हमारा कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा वही तो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो log 5/2 को मैंने क्या बोला, मैंने log 5/2 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि log 5/2 होता क्या है, 2.5 होता है। तो अगर हम यहाँ पर log 2 बेस 2 ले तो उसकी वैल्यू 1 होता है, log 4 बेस 2 ले तो उसकी वैल्यू 2 होता है, और log 2 और log 4 के बीच में ही log 5/2 लाई करेगा। इसका मतलब इतना पता चल गया कि log 5/2 की वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में होगा। तो 1 से 2 के बीच में मैंने कहीं log 5/2 रख दिया। अब यहाँ से बोला था x इज ग्रेटर देन log 5/2,
तो x इज ग्रेटर देन log 5/2। अब ये दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मतलब यहाँ से कॉमन आएगा x इज एलिमेंट ऑफ log 5/2 बेस का 2 से लेकर 2 तक आएगा। बात समझ में आ रहा है, ये आपका यहाँ से कॉमन आंसर आएगा। अब आइए केस थर्ड में। केस थर्ड में अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो ये वाला भी पॉजिटिव आएगा और ये वाला भी पॉजिटिव आएगा। आप करके देख लो, ठीक है। हालांकि मैंने मॉडल्स में इस तरह के कईयों क्वेश्चन मैं कराया हूं और वहां पर मैंने आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया हूं। अगर कोई स्टूडेंट्स ये क्लास डायरेक्ट देख रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार मॉडल्स भी देखो, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी बताया जा रहा है बेसिक मैथमेटिक्स में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब मैं कंप्लीट बताऊंगा तो फिर इसका एक अजब ही एक इसका मतलब कि एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो अगर x ग्रेटर देन 2 रहेगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, मतलब कि 2 to the power x minus 1 इज ग्रेटर देन 2 to the power x minus 4। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यह हो गया -1 इज ग्रेटर देन -4। तो क्या अगर ऐसे करें तो 1 इज लेस देन 4। तो क्या ये सही है, 1 जो है 4 से छोटा होता है, तो होता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमेशा क्या है, ऑलवेज ट्रू है। 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 4, ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब कि x यहाँ से जो आपका आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2। बात समझ में आ रहा है, x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि आपका x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 के लिए ऑलवेज आपका वैल्यू क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 आएगा। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रहा है। तो इस केस से हमारा आंसर आया 2 से इन्फिनिटी, इस केस से आंसर आया हमारा ये, और इस केस से हमारा कुछ भी आंसर नहीं आया। इसका मतलब कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा वो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा दिस यूनियन दिस, दिस यूनियन दिस। मतलब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ log 5/2 बेस का 2 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं log 5/2 बेस 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि जो हमारा बाउंड्री पॉइंट 2 है वो तो आपका इंक्लूड कर लिया गया है, इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। इसका मतलब कि आपका जो आंसर होगा आपका log 5/2 बेस 2 से लेकर कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझाने में काफ़ी दम लगाना पड़ता है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि काफ़ी आप समझने में भी काफ़ी दम लगाइए, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाइएगा, खुद थोड़ी सी समझ नहीं डेवलप कीजिएगा तो 100% समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हमने एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया है। अगर मैं यहाँ से लॉग में लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, अगर आपको लॉग की जानकारी है तो थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर ये log 5/2 की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ 1 से 2 के बीच में निकल रहा है, उसको मैं आइडिया निकाल रहा हूँ, तो वो मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। केसेस ले रहा हूँ, किस तरह से ले रहा हूँ वो मैंने आपको बताया था। कहीं पर पॉजिटिव हो रहा है, कहीं पर निगेटिव हो रहा है, किस तरह से हो रहा है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा तो अवश्य ही आपको समझ में आएगा। अब अगर आप नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा तो फिर मुश्किल ही है समझना। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। जो कुछ भी मैं अभी तक डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मॉडुलस है, लॉगरिथम है, सिग्नम है, जो कुछ भी मैं अभी तक डिस्कस किया हूँ काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, तभी तो इसको बेसिक बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जिस तरह से आप कोई अगर मान लो कि बड़ी बिल्डिंग बनाना होता है तो आपका उसका बेस अगर बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो उस बिल्डिंग को काफ़ी ऊंचा तक ले जा सकता है, ठीक है। उसको 10 मंजिला 15 मंजिला तक भी खींचा जा सकता है। लेकिन अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं है, मतलब आपका बेसिक ही अच्छा नहीं है, तो आप उसको काफ़ी आगे तक नहीं खींचा जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार आपका ये सब बेस है। अगर आपका ये बेस बहुत अच्छा है तो आपका जो क्वेश्चन का लेवल है काफ़ी अच्छे लेवल तक आपको पहुँचाया जा सकता है। अदरवाइज
आपको फिर किसी भी टॉपिक में अगर थोड़ा भी अगर लेवल हाई होगा तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हमारे समझ से बेसिक चीज़ों पर काफ़ी मेहनत करना चाहिए। बेशक आपको थोड़ा सा समय लगता है, शुरुआती दौर में थोड़ा सा पता नहीं चल पाता है, उसका और छोर पता नहीं चल पाता है कि मैं जो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, सही है गलत है क्या है, वो पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर आप टीचर की माने, ठीक है, अगर टीचर की बातों को फॉलो करें तो उसे सब पता रहता है कहाँ पर कैसे क्या करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ताकि बच्चों को अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो ये सारे जो कुछ भी आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अदरवाइज मैंने जो अभी तक इतना लेक्चर दिया, ठीक है, 23-24 लेक्चर मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। इतने लेक्चर में तो कम से कम अगर मैं 11th का क्लास स्टार्ट करता तो कम से कम तो आपका 3 चैप्टर तो मैं कंप्लीट करा देता आराम से। अगर 11th पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता तो 3 से 4 लेक्चर खत्म करा देता। अगर जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता तो कम से कम 2 लेक्चर खत्म कराता। लेकिन अभी मैं एक भी लेक्चर खत्म नहीं कराया हूँ, बशर्ते कि मैं अभी बेसिक ही चल रहा हूँ। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मकसद है। अगर वो मकसद अगर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसका कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको समझ में आया होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इतना ही समझना है, ठीक है, इतना जो है आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए ताकि उन्हें पता चले कि फ्री में एक बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।